अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, गज़ा से मुतल्लिक एक मुस्बत जो पेशरफ्त है वो अब रिपोर्ट हो रही है कि गज़ा सीज़ फायर से मुतल्लिक जो एक मुआहदा है वो अब नाफिजुल अमल हो गया है और वज़ीर आज़म ने भी इस मुआहदे को वेलकम किया है। मुल्क के अंदर अगर बात करें तो हाल ही में जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक लफ्ज़ी जंग जारी थी, उसके बाद आला क़यादत को इंटरवीन करना पड़ा। कल हमने देखा कि नवाब शाह में सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने मुलाकात की और ज़राए के मुताबिक उस मुलाकात में जो इस वक्त लफ्ज़ी जंग जारी है दोनों अतराफ़ से, उस मामले पर गुफ्तगू भी हुई है। आज ये रिपोर्ट हो रहा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीज़ फायर हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक अहम पेशरफ्त ये सामने आ रही है कि अभी तक ये बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं वो ख़त्म नहीं हो सके। आज हमने ये देखा कि सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी ने शिरकत नहीं की। पीपल्स पार्टी ने आज सेनेट का बाइकआउट किया और हमने देखा कि आज कोई भी सेनेटर जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो वो हमें सेनेट के अंदर नज़र नहीं आया। और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि पहले भी पीपल्स पार्टी ये वाज़े कर चुकी थी कि सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है और अगर वो कानून साजी में हिस्सा ना ले तो फिर हुकूमत को मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। और ये भी कहा गया था कि पीपल्स पार्टी की हिमायत को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। तो आज हमने देखा कि पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेट में मौजूद नहीं थी और ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जब तक मामलात हल नहीं होते पीपल्स पार्टी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में एक अहम तब्दीली का जो फ़ैसला किया गया है, उसके बाद आज अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और जो नामज़द वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार हैं सोहेल आफरीदी, उनके हवाले से उन्होंने अपने ख़दशात का इजहार भी किया कि वो दहशत गर्दों की सहूलतकारी के लिए उनको लाया गया है और इसी के साथ साथ उनके खिलाफ़ जो केसेस हैं उनका भी जिक्र किया गया। अब हमने ये भी देखा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपोजिशन लीडर की मुलाकात भी हुई है, दीगर रहनुमाओं की मुलाकातें भी हुई हैं। अब अपोजिशन की स्ट्रेटजी होगी क्या, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या चल रहा है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर अबादुल्ला खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अबादुल्ला खान साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इवन जब गंडापुर साहब वज़ीर आला थे इस्तीफ़ा देने से पहले जब कुछ डेवलपमेंट्स खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सामने आई तो उस वक्त अपोजिशन का एक मौक़िफ़ सामने आया था। इवन गवर्नर साहब ने भी ये कहा था कि अगर तहरीक अदम एतमाद लानी पड़ी तो वो भी लाई जा सकती है। अब ये जो पीटीआई का अहम फ़ैसला है, इसके बाद क्या फ़ैसला हुआ है? क्या अपोजिशन अपना उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है सोहेल आफरीदी साहब के मुकाबले में? शुक्रिया जी बिल्कुल। ये आज अभी हमारी मीटिंग है इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद, जिसमें तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ के पार्लिमानी लीडर मैंने इनवाइट किए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि कंसेंसस से एक ही उम्मीदवार हम फ्लोट करें। इंशाल्लाह हम फ्लोट करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट जो इलेक्शन गंडापुर का हो रहा था तो वो भी हमने आना पोज नहीं छोड़ा था और अभी तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो हम उम्मीदवार ज़रूर फ्लोट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन सर नंबर कैसे पूरे होंगे? कोई उम्मीदवार तो आप खड़ा करेंगे, लेकिन आप नहीं समझते कि बहुत फ़र्क है नंबर्स का? ये तो आपको पता है कि इस मुल्क की क्या पॉलिटिक्स है, क्या हो रहा है, कोई हार पे आखिर नहीं है। अभी आपने आज इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट आपने देखा होगा कि 91 इधर इंडिपेंडेंट है, हमारा जो डिफरेंस है वो 20 है। और इसके साथ साथ 5 इसमें ग्रुप्स है, मुख्तलिफ ग्रुप्स है। और ऊपर से ये जो डिसीजन है जिसको नॉमिनेट किया है, जो सीनियर स्लॉट है, वो सारे जो ज़ाहिर बात है उनके ग्रीवेंसेस भी है। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आए। अच्छा, ये जिन ग्रुप्स की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये इनमें से कोई एक ग्रुप या दो ग्रुप, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं? देखिए, अभी मैं आपको क्या कहूँ, मेरे ख्याल में एक दो नहीं उससे ज़्यादा राब्ते में है, लेकिन अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, जिस तरह मैंने कहा कि रिजल्ट ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन सर ओवरऑल जो उम्मीदवार जैसे आपने जिक्र भी किया कि कुछ लोगों को शायद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, ओवरऑल अपोजिशन किस तरह देख रही है पीटीआई के इस नए फैसले को या नए उम्मीदवार को? ये इस तरह है, ये तब्दीली वाली जो सरकार है ना, इससे तो बाकी पाकिस्तान तो अल्लाह ताला ने बचा लिया, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो।
लेकिन हमारे सूबे में ये कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो तब्दीली अक्सर मैं कहता हूँ कि चेंज आनी चाहिए, लेकिन चेंज फॉर बेटर होनी चाहिए, चेंज फॉर वर्स नहीं होनी चाहिए। ये तो चेंज फॉर वर्स है। इसलिए मैं कह रहा हूँ काफ़ी लोग हैं, इसमें सेंसिबल लोग भी पीटीआई में हैं, सीनियर स्लॉट भी है, जो समझदार भी है, जो इस सूबे पर सूबे के लिए दर्द भी दिल में रखते हैं। जिस बंदे को नॉमिनेट किया है, तो वो तो मैं ये समझूँगा कि कैदी 804 ने खुदकश हमला किया है इस सूबे के ऊपर। जिस किस्म के बंदे को जिस सूबे अच्छा। में जो कितना क्रिटिकल सूबा है, चाहे मिलिटेंसी, चाहे गवर्नेंस, चाहे बॉर्डर के हवाले से हर सिचुएशन आप देख लें, तो एक इस तरह बंदा जो कभी काउंसलर भी नहीं रहा और उसको चीफ एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं, तो इसलिए लोगों की ग्रीवेंसेस भी है, लेकिन ये चेंज फॉर वर्स है, तो चेंज फॉर वर्स के लिए जो सेंसिबल लोग हैं, वो साथ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन सर जो आपकी मुलाकात गवर्नर साहब के साथ भी हुई, हमने कल भी देखा कि कुछ राब्ते भी हुए। अभी तक अपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या है कि कौन से ऑप्शंस हैं जिन पर बातचीत चल रही है, या आज भी इजलास होगा तो कौन से नुकात हैं जिन पर आप बात करेंगे? नहीं, आज जो मीटिंग है हमारी, वो सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि हम कंसेंसस से एक जॉइंट कैंडिडेट को फ्लोट करना है। तो आज तो इस पर डिबेट होगी। हुँ। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि कंसेंसस से ये अमल पूरा हो जाएगा। जिस तरह पहले हमने सेनेट में भी कंसेंसस बिल्डअप किए थे, अच्छा रिजल्ट भी निकाला हुँ। था। 5 सेनेटर हमने भेजे थे, और ये जो 2 तिहाई अक्सरियत है, इसके भी 5 वोट है, और हमने भी 5 भेजे थे। तो मेरा ख्याल है कि हम इकट्ठे इस तरह रहेंगे, और मैं चाहता हूँ कि हम जॉइंटली चलें, जॉइंट अपोजिशन हो, तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छी नहीं सर, निकलेगी और लेकिन ये काम हो जाएगी लेकिन सर इंशाल्लाह। सेनेट में तो समझें कि आप पीटीआई के साथ भी तो ऑन बोर्ड थे ना, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए भी पीटीआई ऑन बोर्ड आ सकती है? नहीं, इस तरह नहीं है, वो ऑन बोर्ड हम थे, कंसेंसस से हमने किया था, लेकिन तब हाँ, क्या था, हाँ। इसलिए जॉइंट अपोजिशन अगर हम ना होते, क्योंकि इसमें जो 2 मेंबर्स थे, एक फीमेल, एक टेक्नोक्रेट, अगर हम एज़ अ पार्टी जी। अलग-अलग जाते, तो फिर हमें 2 सीट्स मिलने थे। जॉइंट अपोजिशन हमने हाँ। एक-एक फ्लोट किया, तो हमें 5 सीट मिले। तो मैं ये कह रहा हूँ, वो हुँ। हमने बिल्कुल कंसेंसस किए थे गवर्नमेंट के साथ, लेकिन गवर्नमेंट तब मानी जी। जब हम एक पेज पर थे, तो उनको पता था कि यार ये सीटें तो ये निकाल सकते हैं, इसलिए कंसेंसस हुई। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि हुँ। ये अच 53 अगर हम इनटेक रहे, तो 20 नंबर डिफरेंस रह जाएगा। तो मैंने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि हाँ। इसमें ग्रुप्स भी है, इसमें लोगों की ग्रीवेंसेस भी है, इसमें जो कैंडिडेट है इनका, उस पर भी लोगों के खदशात है, तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये नंबर इतना बिग नंबर नहीं है, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, और दूसरा, जैसे आपने इलेक्शन कमीशन का ज़िक्र किया, तो आप समझते हैं कि अगर इवन पीटीआई के लोग जो कि पीटीआई सपोर्टेड थे, जो कि इंडिपेंडेंट हैं आपके मुताबिक या इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, अगर वो आपको वोट देते भी हैं तो उन पर डिफेक्शन क्लॉज़ जो है वो नहीं लगेगी? यस, बिल्कुल नहीं है, वो तो है पार्टी के लिए ना, वो जिस पार्टी से वो हाँ, पार्टी बिल्कुल। टिकट सिंबल पर इलेक्शन लड़े या उस पार्टी का हिस्सा रहे, अगर हुँ। आज़ाद भी लड़े, फिर पार्टी का हिस्सा बन जाए, तो तब वही लागू होता है। तो ये तो इंडिपेंडेंट है। आज फिर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने इश्यू की है कि 91 इंडिपेंडेंट है। तो ये क्लास जो है, वो हुँ। उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं। अच्छा, दूसरा सर, ज़ाहिर है आपका आज जैसे आपने कहा कि 1 पॉइंट एजेंडा है। ये तो अब उस मीटिंग में ही डिसाइड होगा कि कौन-सा मुत्तफ़िका उम्मीदवार होगा, लेकिन मैं आपकी ज़ाती राय जानना चाहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में कौन-सी जमात अपोज़िशन में सबसे बड़ी है, या आपके मुताबिक किस जमात का उम्मीदवार जो है वो सामने आ सकता है? नून लीग का बनता है, या खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं तो उनका भी उम्मीदवार आ सकता है? ये जो नंबर गेम है, तो नंबर ये फीमेलिन और जेवाई का एक ही नंबर है। 18 फीमेलिन के हैं, हाँ। 18 जेवाई के हैं। लेकिन मेरा हुँ। ज़ाती जो ख़्याल है वो ये है कि मैं इसमें ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस सूबे को जो डैमेज पहुँची है और डैमेज ना पहुँचे, हम इसको बचा लें, और एक सेंसिबल बंदा हो, जो इस्लामाबाद के साथ जिसकी लड़ाई भी ना हो, वहाँ से भी कुछ ला सके हुँ। या हालात ठीक कर सके। एक मैच्योर बंदे की ज़रूरत है।
तो मेरे ख्याल में वही कंसर्न है हमारी कि सूबे को हम कुछ दें। अपने ज़ात के लिए लेने की चक्कर नहीं है, कुछ देने की चक्कर है, इस सूबे को कुछ दें। तो जब इस तरह लेकिन सोच इस सर, तरह मेरे ख्याल में ईज़िली कंसेंसस हो जाएगी। जी, आपकी आपकी सर ज़ाती राय क्या है कि आप समझते हैं जैसे आपके और मौलाना साहब के एक ही वोट हैं, एक ही नंबर हैं, तो क्या आप समझते हैं कि मौलाना साहब की जमात से भी उम्मीदवार आ सकता है? एग्ज़ैक्टली किसी भी जमात से आ सकता है। मैंने तो यही कहा कि मेरा तो यही मौक़िफ़ है कि ये जिनके हाथों हम जा रहे हैं, जिनके हाथों 13 साल हम ज़लील और ख्वार हुँ, हुए, हमने रिवर्स गियर लगाए, बाकी सूबे आगे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, या जो मिलिटेंसी के हालात है, अगर उससे कोई हमें निकाल सकता है, तो ये जो इमैच्योर लोग हैं, इसके हाथों से गेम चला जाए, तो हाँ, तब कोई ठीक हम है। निकलेगी। मैं यही अच्छा, चाहता हूँ। अच्छा, अपोज़िशन लीडर साहब, माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आज अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कल से जो खबरें चल रही हैं कि जो उम्मीदवार हैं सोहेल आफरीदी साहब, उनके खिलाफ मुकदमात भी हैं, या आज जो तारड़ साहब ने कहा है कि वो दहशतगर्दों की सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। क्या अपोज़िशन इरादा रख रही है कि उम्मीदवार के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए, ऐसा कोई ऑप्शन भी ज़ेर गौर है? नहीं, इस तरह कुछ ज़ेर-ए-गौर नहीं है, लेकिन ये जो तारड़ साहब बता रहे हैं, वो फैक्ट भी है। जो 26 को अगर आप फुटेजेस निकाल लें, तो 26 को ये इस्लामाबाद हाँ। कब्ज़ा करने के लिए आ रहे थे, नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें जो सिक्योरिटी हुँ, फोर्सेस पर जो शेल गन जिनके पास थे, जो चला रहे थे, तो उसमें एक ये मौसूफ भी था, उसकी वीडियो भी मौजूद है। अभी भी ये जिस सोच से आए हैं, तो आपको सारा पता है, तो इसलिए हम कंसर्न है कि इस सूबे के खातिर, इस सूबे की आवाम की खातिर, अमन की खातिर, ये हुँ। बंदा कभी भी मौजूद नहीं है कि इस सूबे को लीड करे। चलें, चलें, ठीक है। अपोज़िशन लीडर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त का। नाज़रीन, अपोज़िशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की गुफ्तगू आपने सुनी, और आज अपोज़िशन का एक अहम इजलास होगा जो कि 1 पॉइंट जिसमें एजेंडा ज़ेर गौर आएगा कि अपोज़िशन कौन सा मुत्तफ़िका उम्मीदवार सोहेल आफरीदी साहब के मुकाबले में खड़ा करने जा रही है। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद PTI का मौक़िफ़ जानेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ही हम गुफ्तगू करेंगे, और आज जो तारड़ साहब ने गुफ्तगू की, जो नामज़द उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, आज यकीनन आपने गुफ्तगू सुनी होगी जो हुकूमती रहनुमाओं ने की, जो अता तारड़ साहब ने की, और जो नामज़द उम्मीदवार हैं उस हवाले से उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार भी किया है। ये क्या आप मामला देख रहे हैं? आप समझते हैं कि हुकूमत कोई रुकावट पैदा कर सकती है सोहेल आफरीदी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो उनकी बीमार ज़हनियत की अक्कासी है, और जो उनकी जो डिक्टेटरशिप की ज़हनियत है या एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पे हुकूमत चल रही है, ये उनकी ज़बान जो है वो है कि किसी जमहूरी पार्टी या जमहूरी नुमाइंदों की बात नहीं हो सकती है। जिस तरीके से वो एक बातें कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, और जिस अंदाज़ से उन्होंने गुफ्तगू की है, मेरे ख़्याल से इंतहाई शेमफुल है। देखिए, अब सोहेल अफरीदी जो है उसको अवाम ने मुंतखब किया है, वो एक हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जमहूरी अंदाज से वो असेंबली में पहुँचे हैं, तो मेरे ख़्याल से उनके हवाले से इस तरह की गुफ्तगू करना, और हमें पता है, देखिए, जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से ये उसका रास्ता नहीं रोक सकते। ये बिल्कुल कतई नहीं रोक सकते, हुँ। क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन जो है वो एक जानेदार इदारा बन गया है। उन्होंने जिस तरीके से सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है, ये इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। पूरी दुनिया देख रही है कि इस सेटअप ने क्या कुछ नहीं किया अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए, लेकिन फिर भी नाकाम हो रही है। ये मैं गारंटी करता हूँ कि ये हुँ। कुछ भी कर लें, ये छांगा-मांगा की सियासत कर लें, जो भी कर लें, ब्रीफकेस भर कर ले आएँ, ये हमारे मेंबरान को नहीं खरीद सकेंगे। ये वो लोग हैं जो टाइम टेस्टेड हैं, और अब तक इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश ये करेंगे, ये सोहेल अफरीदी का रास्ता नहीं रोक सकेंगे। नहीं, लेकिन सर, ये जो अपोज़िशन ये भी दावा कर रही है कि आपके कुछ अरकान के जो हलफनामे हैं वो पहले ही जमा करवा चुके हैं। तो आप समझते हैं कि इस दावे में कोई सदाकत है? वाक़ई कुछ लोग नाराज़ तो हैं ही सर, इस हवाले से पहले भी खबरें आ चुकी थी।
ये जो छोटे-मोटे इख्तिलाफ़ात थे वो अली गंडापुर साहब के साथ जो थे, तो अब तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है ना, अब तो कोई अगर जाएगा तो वो पूरी पार्टी से जाएगा। वो सिर्फ़ सीट नहीं होगी, फिर उनकी सियासत भी ख़त्म अच्छा। होगी। हर कोई इस बात को समझता है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-इंसाफ के सिवा कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो जिसमें रह के कोई सियासत कर सके। देखें, एक तरफ आप देखें मरियम हुँ, नवाज़ हैं जो नवाज़ शरीफ साहब की बेटी हैं, उनके चचा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, वज़ीर-ए-आला रहे हैं, उनका बाप वज़ीर-ए-आज़म रहा है। हुँ। एक मोरूसी तसलसल उनके साथ लगा हुआ है और वो भी नातजुर्बाकार थी, लेकिन ये एक मोरूसियत उनके साथ लगी हुई तो किसी ने उस पे बात नहीं की। लेकिन यहाँ पे सुहेल अफरीदी जो है एक आम वर्कर है और आम वर्कर को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये मेरे ख़्याल से पूरी पाकिस्तान की कौम को खड़ा होना चाहिए उसके साथ कि इस तरह जो लोगों को आप डिस्क्वालीफाई करने के लिए न हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, इस तरह लोगों को रास्ता रोकते हैं, आम वर्कर का, तो मेरे ख़्याल से हुँ। फिर तो जमहूरियत का नाम ना लें और इसमें पीपल्स पार्टी को मैं बराबर शरीक समझूँगा। अगर वो इस अमल में अपने इस हुकूमत का रास्ता हाथ ना रोक सकी, तो इसमें पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक होगी जो आज तक जमहूरियत की दावेदार रही है। नहीं, लेकिन सर पीपल्स पार्टी वफ़ाक में फिर मुस्लिम लीग नून हो गई या दीगर जमातें हो गई, इत्तेहादी तो है पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ ही है। बिल्कुल साथ है, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि फिर जो अमल हो रहा है, जो जो इस वक़्त मुस्लिम लीग नून कर रही है पाकिस्तान के साथ, देखिए ना इन्होंने पीटीआई की हुकूमत क्यों ख़त्म की थी? इस बुनियाद के ऊपर कि महँगाई हुँ, है। तो आप मुझे बताएँ कि महँगाई तो उससे बढ़ी है या कम हुई है? तो पहली बात तो ये कि हुकूमत हाँ। इसमें तो नाकाम हुई है। फिर ये कहते हैं कि हमने मईशत बेहतर कर दी है क्योंकि डूबती हुई मईशत थी, तो उस वक़्त डॉलर कितने का था, आज डॉलर कितने का है? हमारी मईशत इससे आप हुँ, अंदाज़ा करें कि उस वक़्त एक्सपोर्ट कितनी थी, आज एक्सपोर्ट कितनी है। फिर 11 अरब डॉलर की इम्पोर्ट इन्होंने छुपा के रखी, ताकि वो जो तिजारती खसारा है वो सामने ना आ सके। तो इस हुकूमत के तो देखें इन्होंने सब कहा कि जी इमरान खान ने कर्ज़े लिए हैं। तो इमरान खान के ऊपर 26,000 अरब कर्ज़े का वो लेबल था। इन्होंने आके 33,000 अरब का कर्ज़ा ले चुके हैं और अब मज़ीद कर्ज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो ये तो इन्होंने तो हुँ। सत्यानाश कर दी है मईशत की आगे। इन्होंने तो सिर्फ़ ये कि सिर्फ़ उस पे चलाना है इन्होंने मईशत को कर्ज़ों पे चलाना है, मुल्क को कर्ज़ों पे चलाना है और ये कहते हैं अच्छा, हमने मईशत ठीक कर दी। अगर नहीं ठीक की है, लेकिन तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ₹1 का हाँ, फ़ायदा अवाम को दे दें, रिलीफ़ दे दें अवाम को। मैं मान जाऊँगा कि हुँ। मईशत ठीक हो गई है। नाज़रीन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शौकत साहब, आपके आपके खदशात क्या हैं? जो आज तारड़ साहब ने गुफ्तगू की है कि वो इस तरह नहीं होने देंगे, आपके खदशात क्या हैं कि हुकूमत क्या कर सकती है? तारड़ साहब की क्या हैसियत है? तारड़ साहब किस हैसियत में वो बात कर रहे हैं? उनकी अपनी क्या है? वो फॉर्म 47 के तो एमएनए बने हैं। उनके तो अपने जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं, पंजाब के जो गवर्नर हैं, ये तो उनके अल्फाज हैं कि ये फॉर्म 47 के एमएनए हैं। और अब आहिस्ता-आहिस्ता वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। तो जब उन्होंने अपने इत्तेहादियों ने इनको फॉर्म 47 हुँ, का कहा है, तो ये तो देखिए इनकी आदत है, इनका शौक है बड़ी-बड़ी बातें करना और पता नहीं कौन-सा वकील रहा है, इतना अच्छा वकील भी नहीं था। तो मेरे ख़्याल से सिर्फ़ इन्हें हाज़िरी लगाई है और ये हाज़िरी लगाते रहें। इनको फ़ोकस करना चाहिए अमन-ओ-अमान के ऊपर, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। इनसे नहीं सँभाली जा रही ये चीज़ें, फ़ॉरेन ऑफ़िस जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है। इस वक़्त आपका जो वज़ीर ख़ारिजा है वो 10-10 घंटे 10-10 दिन तो वो अमेरिका में गुज़ारता है। लेकिन 5 दिन या हुँ, 2 दिन भी वो काबुल में नहीं गुज़ार रहा। आप बिलावल ज़रदारी साहब को देखें, पूरा साल तक वो घूमता रहा पूरी दुनिया में, काबुल नहीं गया। तो भई हमारा इश्यू तो काबुल के साथ है। आप उनके साथ बैठें, बात करें, जो इस वक़्त दहशतगर्दी हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से लोग कूच कर रहे हैं, सारी इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप बात करें, आप संजीदा हो जाएँ। लेकिन इनकी संजीदगी देखें। जी अमेरिका हमारा साथ दे रहा है। आपका अमेरिका कितना कर्ज़ा आपके लिए माफ़ हुँ, किया अमेरिका ने? आपको अमेरिका दे क्या रहा है? पहले अमेरिका ने क्या दिया है? तो अमेरिका के साथ अगर ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं तो अच्छी बात है, हम भी उसको एप्रिशिएट करेंगे। लेकिन उसका ये क्या मतलब है? क्या आप जो मेन फ़ोकस आपके इश्यूज़ हैं उसको आप भूल जाएँ? आपका कोई इरादा नहीं है कि काबुल के साथ बातचीत फाइनल हो जाए और ये दहशतगर्दी रोक सके। आप देखें, आप फ़ौज के जो जवान हैं, ये हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। अगर फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, तो ये कौन है? हमारे ही बच्चे हैं ना। तो क्या हम इस पे खुश होंगे?
तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप हाँ, नहीं इनसे लेकिन बात सर करें, दो टूक आपने बात सर करें। काबुल की बात की तो आपके इल्म में होगा कि डार साहब ने भी दौरा किया था और हिना रबानी खर साहिबा भी अफगानिस्तान गई थी। नहीं, यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि सिर्फ चाय पीकर आने से तो मसले हल नहीं होंगे ना, वहाँ बैठना पड़ेगा। आपने कितनी रातें वहाँ गुज़ारी हैं? आप अमेरिका जाके तो 2-2 हफ्ते गुज़ारते हैं। तो काबुल में आपका मसला हल नहीं हुआ है तो आप वहाँ से आ क्यों रहे हैं? आप वहाँ बैठ जाएँ या उनके डेलीगेशन को बुलाएँ, इस्लामाबाद में बुलाएँ। देखिए ना, काबुल के साथ तो हमारा ऐसा ताल्लुक है कि एक-एक चीज़ सीमेंट से लेके क्या कहते हैं, सरिया, आपके खाने-पीने की अशिया, आटा, हाँ, ये सारे कहाँ नहीं से जा रहे हैं? लेकिन पाकिस्तान से शौकत जा रहे साहब हैं। ऐसा ताल्लुक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर हुकूमती जो वुज़रा हैं उनकी अगर आप गुफ्तगू सुने वो तो ये दावा करते हैं कि अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो फिर क्या संजीदगी है इनकी? फिर इन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है? वो कौम को बता देना। अगर अगर आप ये कह रहे हैं कि हम्म, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इस्तेमाल हो रही है। तो अगर इस्तेमाल हो रही है, तो हम्म, फिर काबुल में जाके बैठ जाएँ ना, उनसे बात करें। फिर हमारी इमदाद क्यों जा रही है वहाँ पे? फिर हमारा क्या क्या फिर हम उनके साथ हम्म, तिजारत क्यों कर रहे हैं? फिर हमारे उनके साथ हम्म, ताल्लुकात क्या हो सकते हैं? मैं ये सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि देखिए, उनकी फ़ैमिलीज़ यहाँ पेशावर में रह रही हैं, पाकिस्तान में रह रही हैं, उनसे बात करना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कोई संजीदा होके बात तो करे अच्छा। ना। सिर्फ़ चाय पी के फ़ोटो सेशन करके काबुल से वापस आना, मेरे ख़्याल से सर ये किन की पाकिस्तान के फैमिलीज़ साथ बड़ी खैबर ज़्यादती। पख्तूनख्वा में रह रही हैं शौकत साहब? बहुत सारे लोग हैं इस वक़्त शौकत अभी भी साहब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, इस्लामाबाद में रह रहे हैं, पेशावर में रह रहे हैं। अफ़गानिस्तान के बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब देखिए, मैं अगेन ये कहूँगा हम्म, कि वो ओब्लाइज़ भी हैं, ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि जी हमारे साथ बड़ा अच्छा किया है पाकिस्तान ने, जो उनकी लीडरशिप है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनके हम्म, साथ बैठ के ये अपनी लॉबिंग करनी चाहिए। इंडिया इतनी हद तक लॉबिंग कर चुका है कि वो देखें हमारे खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर शुरू है। यहाँ पे लोग जो है ना, बलूचिस्तान को कितना डिस्टेबलाइज़ किया हुआ है, उसमें पूरा इंडिया का हाथ है। हम्म, लेकिन अगर वो कहाँ से कर रहा है? वो काबुल में बैठ के कर रहा है। हम काबुल को क्यों खाली छोड़ कर आ रहे हैं? हमें चाहिए कि हमें हमें ये चल अपना ब्रदर मुल्क है, हमसाया मुल्क है, तो हम उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। हमें इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। चलें और अगर वो हमारे साथ नहीं चल सकते, बिल्कुल तो फिर हम उनको फिर दोस्त मुल्क नहीं तस्वर कर सकते। फिर तो जिस तरह पाकिस्तान अपने दिफा के लिए उसको हक हासिल है कि वो कुछ भी करे। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी वक़्त आ हम्म, गया है कि हम दो टोक बात करें अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है शौकत यूसुफ जई साहब बहुत शुक्र निकालने का। नाज़रीन शौकत साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अब प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं। कल जरदारी साहब के साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। आज वज़ीर आज़म साहब ने बिलावल साहब से रब्ता भी किया है और जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी ने आज सेनेट से बाइकआउट भी किया है सेनेट का, और ये कहा जा रहा है कि जब तक तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते वो कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। नादिर गबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। गबूल साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा सर कि ये जो खबरें चल रही हैं, कल जरदारी साहब के साथ जो मुलाकात हुई है डार साहब की और स्पीकर साहब की, क्या हम ये कह सकते हैं कि सीज़ फायर हो गया है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तिलाफात थे वो ख़त्म हो गए हैं? देखिए, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने मुझे शो पे बोलने का मौका दिया। देखिए, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का बात है, पीपल्स पार्टी ने ऑब्वियसली रिएक्शन शो किया था। हमने जारियत का इब्तिदा नहीं किया था। हमारी तरफ से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको इनिशिएट नहीं किया गया था, और ना हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है उसको किसी भी तरह डिरेल किया जाए। बिकॉज जाहिर सी बात है, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी होती है, आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी जो है वो भी मुतासर होते हैं। तो फिलहाल तो जाहिर सी बात है, जब जरदारी साहब नवाब शाह में हैं तो ऑल द वे अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली इतनी लंबा सफ़र तय करके आते हैं तो जाहिर सी बात है वो जरदारी साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को उनसे एक तरह से माफ़ी ही मांगने आए होंगे। चाय पीने तो इतना दूर नहीं आए होंगे इस्लामाबाद से, मगर अभी ऑफिशियली तो कोई प्रोग्रेस में नहीं बताया गया है कि क्या हुआ है इस इशू पे।
फ़िलहाल जो हमारा क्या मुतालबा बात, है हाँ। कि जो मरियम नवाज़ साहिबा ने जो बहुत ही गलत और नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की थी, तो उस पे वो माफ़ी माँगे, तो वो मुतालबा अपनी जगह मौजूद है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी हाँ, साहब भी जो हमारी पार्टी की सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमिटी है, उसके साथ मीटिंग भी करेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे और ज़ाहिर-सी बात है उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बीइंग लीडर ऑफ द पार्टी, चेयरमैन ऑफ द पार्टी बिलावल साहब जो हैं, वो अपने तमाम जो पार्टी के जो अहम मेंबर्स हैं, अपने जो जियाले हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहेंगे और उनसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या लाएअमल फ्यूचर में होना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ड्स इस तरह के यूज़ किए गए थे, इससे जो पीपल्स पार्टी की तमाम मेंबर्स और जियाले हैं, इनके अंदर भी ज़ाहिर-सी बात है हुँ। काफ़ी खदशात पैदा हुए थे और काफ़ी इनको हाँ, भी नहीं अफ़सोस होता। नहीं, लेकिन गबूल साहब, हम ये तो कह सकते हैं ना कि तहफ़्फ़ुज़ मामला अभी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ, क्योंकि आज सेनेट से पीपल्स पार्टी ने बायकॉट का फ़ैसला किया है। आज पीपल्स पार्टी सेनेट के अंदर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी बरकरार हैं। जी, बिल्कुल, तहफ़्फ़ुज़ात तो प्रिंसिपल स्टांस पे है ना, प्रिंसिपल स्टांस यही है कि एक अनकॉल्ड फॉर ज़बान इस्तेमाल की गई थी, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम कोalition पार्टनर हैं, हम कोई कैदी नहीं है या कोई इनके सब ऑर्डिनेट नहीं है। हम कोalition में भी आए हैं मुल्क की खातिर, डेमोक्रेसी की खातिर और पाकिस्तान की आवाम की फलाह और बहबूद की खातिर। तो इसमें इस तरह का रवैया फ़ेस करना, इसके तो कोई एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती, कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। तो हमारे जो रिज़र्वेशन है वो अपनी जगह मौजूद है, मगर ज़ाहिर-सी बात है, जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली हुँ। इतना दूर सफ़र तय करके आए, तो ज़रूर उन्होंने ज़रदारी साहब से इस इश्यू को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया होगा और ज़रदारी साहब बीइंग द प्रेज़िडेंट एंड लीडर ऑफ द पार्टी, को-चेयरमैन ऑफ द पार्टी, तो वो ज़ाहिर-सी बात है फिर जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनसे भी इस इश्यू को डिस्कस करेंगे और जिन्होंने ऑलरेडी हुँ। लीडरशिप के साथ इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, पुट अप कर रहे हैं, जो पार्टी के जो दीगर सीसी जो लीडर्स हैं और मेंबरान हैं, उनसे मुशावरत करके ही फिर मज़ीद इस पे प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन जो कल ज़रदारी साहब के साथ मुलाकात हुई, फिर आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिलावल साहब के साथ रब्ता किया है, उसके बावजूद आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का मरियम साहिबा से माफ़ी का मुतालबा अभी भी पीपल्स पार्टी उस मौक़िफ़ पर कायम है कि मरियम साहिबा माफ़ी मांगें? जी, बिल्कुल, वो तो अपनी जगह कायम है, क्योंकि गलती जिनसे हुई है उनको ही माफ़ी माँगनी पड़ेगी। अगर इसके सागदार साहब से गलती हुई होती तो उनकी माफ़ी काफ़ी होती, पर क्योंकि गलती जो खुद मरियम अच्छा। साहिबा हैं उनकी तरफ से की गई है और एक प्रोविंस की वो चीफ मिनिस्टर भी हैं और उन्होंने एक एथनिक कार्ड प्ले करने की कोशिश की गई है, तो उस पे वो ज़रूर माफ़ी माँगे, क्योंकि इससे सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले नहीं, इससे दीगर भी जो सिंध में रहने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक सहाफ़ी थे, उनकी तरफ से भी बहुत गलत ज़बान इस्तेमाल की गई थी सिंध के खिलाफ और फिर जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि नून लीग की जो लीडरशिप है उस सहाफ़ी की फिर सपोर्ट में काफ़ी बयानात भी आए थे और एक मुहिम भी चली थी। तो वो भी खदशात अपनी जगह और वो भी रिज़र्वेशंस अपनी जगह, तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह। तो नहीं, ये सारी लेकिन चीज़ें लेकिन गफूर साहब, ये भी तो एक चीज़ है ना कि खुद मुस्लिम लीग नून की जानिब से चलें ये बयानात अपनी जगह, लेकिन वो जो कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर कई साल जो है वो उनका इक़्तिदार रहा है, उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस के हवाले से मुस्लिम लीग नून सवालात उठा रही है, आप क्या समझते हैं कि आप समझते हैं कि वो भी तनकीद मुनासिब नहीं है? पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है अगर पंजाब और सिंध का मुकाबला किया जाए तो। जी, बिल्कुल, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो परफ़ॉर्मेंस है, वो तो उसके ऊपर अखबारों में, इंटरनेशनल अखबारों में मिसालें लिखी गई हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बशमूल पंजाब से जो हमारा एक मिसाल आपको देता हूँ, सिर्फ NICVT, उसमें कितने पेशेंट्स आते हैं, फ्री इलाज हासिल करके यहाँ से जाते हैं और फिर जो पब्लिक प्राइवेट हुँ। पार्टनरशिप का जो मॉडल है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे दीगर सेक्टर्स में हो, उसका तो फिर खुद मरियम नवाज़ साहिबा ने और नून लीग की लीडरशिप ने अभी चंद महीने पहले ही उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया था और बोला था कि जो पीपल्स पार्टी का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू जो डेवलपमेंट हो रही है हाँ। काफ़ी दीगर सेक्टर्स में, तो वो पंजाब की गवर्नमेंट भी कॉपी करना चाह रही थी। तो परफ़ॉर्म तो हम अल्लाह का शुक्र है
कर रहे हैं, ना सिर्फ सिंध में बट वफाक में भी जो एज कोलिशन पार्टनर्स हमने अपना रोल अदा किया है। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बहुत अहम रोल अदा किया था, जो एक वक्फ फॉरेन डेलीगेशन लेकर गए थे वेस्ट में जो इंडिया के साथ कशीफ की। उसके बाद तो वो तो नून लीग ने खुद उस चीज़ को अप्रिशिएट किया था और उसी की जो रिजल्ट्स हैं आज फिर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप भी हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल से मिले और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी हमें एंगेज किया। सऊदी अरेबिया के साथ अलग हमारा मुआहदा तय पाया है, कतर के साथ अलग हमारे रिलेशंस इम्प्रूव हुए। तो उसके ऊपर भी जो तनकीद की गई थी नून लीग की लीडरशिप की तरफ से, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक सवालिया निशान है खुद नून लीग की लीडरशिप पे। उस पर भी उनको माजरत करनी पड़ेगी। और हमारे जो सईद गनी साहब है उन्होंने तो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शहबाज शरीफ साहब खुद इस चीज़ की वजाहत करें कि क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। ठीक है, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया गबूल साहब वक्त निकालने का। नादिर गबूल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। राब्ते मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुए हैं, मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन अभी भी पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मरियम साहिबा को माफ़ी मांगनी पड़ेगी तो ही मामला आगे बढ़ेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले पर क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।